बच्चों थर्ड चैप्टर का 19th क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो आप कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। देखो बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम है। ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? सारे 13th ग्रुप के, है ना। बोरोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ 13 ग्रुप, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम। और उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी दी है। तो एक्चुअली ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या इफेक्ट होता है? वो डिक्रीज होती है। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें कि गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी तो इंक्रीज हो गई, एल्यूमिनियम से इंक्रीज हो गई ना, और थीलियम की भी इंक्रीज हो गई। उसको डिक्रीज होना चाहिए था, इंडियम से कम होना चाहिए था, पर वो वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो उसका रीज़न क्या है बच्चों? उसका रीज़न छुपा है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। देखो आप कन्फिग्रेशन, जब आप बोरोन से एल्यूमिनियम पे जाते हो तो नेचुरली आयनेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम में जाने में जो 4p में इलेक्ट्रॉन गया लास्ट वाला, उसके पहले 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो 3d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन गए उनकी बड़ी पुअर शील्डिंग की टेंडेंसी होती है। शील्डिंग क्या होती है बच्चों? न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ये लोग वैलेंस शेल को, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको शील्ड नहीं कर पाते, मतलब उसको न्यूक्लियर चार्ज को कम नहीं कर पाते। तो उसके कारण क्या है, जो 4p में जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर बहुत अच्छा पुल रहता है न्यूक्लियस के। तो पुल होने के कारण क्या है, उसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी गैलियम की वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाती है। अब आओ केस होता है थेलियम का। थेलियम में क्या है, फिर P जो है 6p में इलेक्ट्रॉन गया लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, इसको निकालना डिफ़िकल्ट है ना, एज़ कम्पेयर टू इंडियम। क्योंकि रीज़न क्या है, इसमें 4f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन चले गए। एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग भी बहुत पुअर होती है। तो एफ और डी दोनों के ही पुअर शील्डिंग के कारण जो थेलियम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का पुल अच्छा खासा रहता है, और इस कारण से जो आयनेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज कर जाती है। देखा ना आपने, 589 हो गई, और जबकि इंडियम की 558 है, तो उससे कम होना चाहिए था ना, पर इसीलिए बढ़ गया क्योंकि बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है और क्यों? तो क्या लगता है आपको? आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है? किसी गैशियस आयन में से न्यूट्रल गैशियस आयन को अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है वो नेगेटिव आयन बनने के दौरान। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी निकल रही है बाहर, उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो ज़्यादा नेगेटिव किसकी होती है? जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है अपने ऑर्बिटल में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है। देखते हो ना आपको, सब हेलोजन्स की ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बहुत आसानी से ही नेगेटिव आयन बना लेते हैं। तो नेचुरली ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, बिकॉज इट इंक्रीजेज व्हेन वी गो इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. In between fluorine and chlorine, which has the higher electron gain enthalpy, you will be surprised to know that chlorine has higher electron gain enthalpy than fluorine. बिकॉज एक्चुअली तो इसको कम होना चाहिए था, क्योंकि क्लोरीन जो है फ्लोरीन से नीचे आता है, और व्हेन वी गो डाउन इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअली डिक्रीजेज. बट इन केस ऑफ फ्लोरीन व्हाट हैपन्स, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, जो इलेक्ट्रॉन को जब ये लेता है ना अपने ऑर्बिटर में तो थोड़ा रिपल्शन होता है, उसके कारण जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी नेगेटिव में वो एनर्जी उतनी रिलीज नहीं होती है। इसलिए क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ बिगर साइज दैन फ्लोरीन। तो रिपल्शन जो है वो कम होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, क्लोरीन माइनस क्लोराइड आयन बनाता है। तो दिस इज़ द रीज़न. ओके.